हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट को आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आवेशन की। लास्ट वीडियो हमने बात किया था कि आवेशन की कुछ विधियों के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। आज इस वीडियो में आवेशन को कुछ एक नए अंदाज में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे इस वीडियो में और देखते हैं कि आवेशन क्या होता है और यह किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों, आवेशन क्या होता है? किसी भी वस्तु को आवेशित करना ही आवेशन कहलाता है। बहुत ही छोटी सी परिभाषा है इसकी कि किसी भी अनावेशित वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। अब दोस्तों, जो इसकी विधियां हैं वो मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक होती है संपर्क विधि और दूसरी होती है प्रेरण विधि। चलिए मैं लिखता हूँ। नंबर 1 है संपर्क विधि और दूसरी है प्रेरण विधि। तो जो पहली विधि संपर्क विधि, इसको भी हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। नंबर 1 है घर्षण द्वारा और जो दूसरा है वो है चालन द्वारा। अब हम बात करने वाले हैं घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया को। तो चलिए देखते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, तो इस विधि में क्या होता है कि किसी भी दो वस्तुओं को लिया जाता है और उन्हें आपस में रगड़ा जाता है। किसी भी दो वस्तुओं को लेकर के उन्हें आपस में रगड़ा जाता है, जिससे क्या होता है कि एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन जब किसी भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में ट्रांसफ़र हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास दो वस्तुएं हैं ए और बी। हम इनका आपस में जब घर्षण कराते हैं तो क्या होता है कि ए के इलेक्ट्रॉन बी की ओर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ए के इलेक्ट्रॉन बी की ओर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब ये क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है? तो दोस्तों, जब भी कभी किसी भी वस्तु को एक दूसरे से रगड़ा जाता है तो क्या होता है कि जो वस्तु किससे बनी होती है, छोटे छोटे कणों से मिलकर, और वो छोटे छोटे कण परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं और उन्हीं परमाणुओं के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये तो बात तो आपको पता है। अभी जो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में पाए जाते हैं वही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। जैसे ही वस्तुओं को आपस में हम रगड़ते हैं तो जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन हैं वो उत्तेजित अवस्था में आते हैं और अपने परमाणु को छोड़कर वो किसी अन्य पदार्थ में जाने का प्रयास करने लगते हैं। उसी तरह से यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, ए के जो इलेक्ट्रॉन थे वो उत्तेजित होकर के वो बी की ओर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जाएगा, ए से जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, हमने माना कि ए से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। ए से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है कहाँ, बी में। जब ए से 2 इलेक्ट्रॉन बी की ओर आएगा तो क्या होगा कि ए पर 2 का प्लस चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ए में 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पहले बराबर थे और जब घर्षण किया हमने तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भाग जाते हैं, जिससे क्या होता है कि एक में जो प्रोटॉन की संख्या है वो 2 एक्स्ट्रा हो जाती है। इसलिए यहाँ पर 2 प्लस का आवेश आता है, मतलब कि इस पर धना आवेश आता है। अर्थात कहने की बात ये है कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर धनावेश उत्पन्न होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है उस पर धनावेश उत्पन्न होता है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर बी के ऊपर माइनस का टू माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से किया जाता है घर्षण द्वारा आवेशन। चलिए मैं इस पूरी बात को लिख देता हूँ। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया जाता है, जब दो वस्तुओं का आपस में घर्षण कराया जाता है तो एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चला जाता है, जिससे क्या होता है कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर धनावेश और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आता है उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये होता है घर्षण द्वारा आवेशन। अब चलिए हम बात करते हैं चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, तो दोस्तों इसमें क्या किया जाता है कि दो वस्तुएं ली जाती हैं जिनमें से एक आवेशित होती है और दूसरी अनावेशित होती है। तो यहाँ पर हमने 2 वस्तुएं ली हैं जिसमें से ये एक वस्तु आवेशित है, धनावेशित वस्तु है ये, और ये उदासीन वस्तु है। तो क्या होता है कि जब इन दोनों वस्तुओं को आपस में हम संपर्क कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि आवेशों का ट्रांसफ़र हो जाता है। इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन इस वस्तु की ओर ट्रांसफ़र होने लगते हैं। ये जो आवेश हैं, प्लस आवेश, ये इस वस्तु की ओर ट्रांसफ़र हो जाएंगे और कुछ समय बाद देखा जाएगा कि इस पूरी वस्तु में भी धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अभी कैसे होता है तो इसके लिए आप समझ सकते हैं कि हम क्या करते हैं, जब एक गुब्बारा लेते हैं, एक छोटा सा गुब्बारा लेते हैं, फिर उस गुब्बारे को हम
फूंक फूंक के एक तेज दबाव के साथ उस पूरे गुब्बारे में हवा को भर देते हैं। और जैसे ही उस गुब्बारे को हम पुनः खोलते हैं तो उस गुब्बारे से सारी की सारी बाहर हवा में फैल जाती है। क्यों गुब्बारे से बाहर हवा क्यों आती है? उसका रीज़न क्या होता है कि हमारे जो गुब्बारे के अंदर का वायुदाब था वो बहुत ज़्यादा था, और जैसे ही उसको हमने खोला तो वो अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर पूरी वायु ट्रांसफ़र होने लगती है। उसी तरह से यहाँ भी क्या होता है कि यहाँ का जो विभव था, इधर का विभव बहुत अधिक था, इसका विभव बहुत अधिक था, जिस वजह से क्या होता है कि इस तरफ चला जाता है और ये भी कैसी हो जाती है? आवेशित हो जाती है। तो इसका विभव और इसका विभव दोनों में अंतर था, तो ये इस वस्तु में विभव अधिक होने की वजह से वो कम विभव वाली वस्तु की ओर पूरा आवेश ट्रांसफ़र होने लगता है। तो ये वजह होती है। यहाँ पर क्या अंतर होता है, किस वजह से होता है? तो इसका मेन रीज़न होता है विभवांतर का। विभवांतर की वजह से ही इसका आवेश इस वस्तु की ओर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये कहलाता है चालन द्वारा आवेशन। और इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों वस्तुओं में आवेश एक समान ही रहता है, जबकि हमने क्या देखा था घर्षण में कि एक वस्तु में कोई और आवेश है, दूसरी वस्तु में कोई और आवेश होता था। अब हम आगे बात करेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन की। प्रेरण द्वारा आवेशन मतलब कि बिना छुए आवेशन। दोस्तों इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसके लिए एक उदासीन वस्तु लेंगे और एक आवेशित वस्तु भी लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक उदासीन वस्तु लिया है और एक आवेशित वस्तु लिया है। दोस्तों नोट करने वाले यहाँ पर एक बात ये है कि उदासीन का मतलब होता है कुल आवेश बराबर शून्य। मतलब कि उदासीन का मतलब ये होता है कि वहाँ पर जो आवेश कुल आवेश है, नेट आवेश है, वो शून्य है। मतलब कि जितने प्लस हैं और जितने माइनस हैं वो दोनों को मिला के कितना आता है? शून्य आता है। मतलब यहाँ पर धनावेश और ऋणावेश की संख्या बिल्कुल बराबर होती है, जिस वजह से ये उदासीन होता है। उदासीन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता, कभी भी ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि इस पर कोई आवेश नहीं है। इसके अंदर दो आवेश है, प्लस और माइनस, दोनों बराबर हैं, जिस वजह से नेट आवेश इनका 0 हो जाता है। तो मतलब कि यहाँ पर प्लस माइनस दोनों आवेश बराबर मात्रा में होंगे। तो क्या होता है कि जैसे ही इस उदासीन वस्तु के पास में हम एक आवेशित छड़ को लाएंगे तो क्या होगा कि इस उदासीन वस्तु में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैं, तो इस आवेशित वस्तु के माध्यम से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वस्तु की इस ओर खिंच जाएंगे। वस्तु के इस ओर सारे इलेक्ट्रॉन खिंच जाएंगे और जो प्लस आवेश है वो उस तरफ प्रतिकर्षित होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है? एक धनावेशित छड़ ली हुई है। तो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और प्रोटॉन को दूसरी तरफ धक्का देगा। तो इसकी वजह से जो ये उदासीन वस्तु है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार हो जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक तरफ और प्रोटॉन दूसरी तरफ हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस वस्तु को भूसंपर्कित कर देते हैं। अब जैसे इस वस्तु को हम भूसंपर्कित करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से भूमि से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अर्थ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और जा करके इन सभी आवेशों को ख़त्म कर देंगे। तो इसके सारे के सारे ये आवेश ख़त्म हो जाएंगे। अब जैसे ही इतना होता है हम क्या करेंगे कि जब ये प्रक्रिया हो जाएगी तो फिर अगले स्टेप में हम इसको यहाँ से कट कर देंगे, इस भूसंपर्क को यहाँ से हम हटा देंगे। अब जैसे ही इसको हम भूसंपर्क से हटाएंगे इसको भी यहाँ से हटा देंगे। तो क्या होगा कि इस पूरी आवेशित वस्तु इस वस्तु में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन फैल जाएंगे। तो इस तरह से हमने इस वस्तु को आवेशित कर दिया। अब दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर हमने क्या किया कि इससे पहले भूसंपर्क को हटाया, फिर इस छड़ को हटाया। और यदि इस छड़ को हम पहले हटा दें, भूसंपर्क के बाद में हटाएं, तो एक बड़ा नुकसान होने वाला है। क्या नुकसान होगा कि जैसे इसको हम हटाएंगे तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फिर से भूमि में चले जाएंगे। तो ये वस्तु कैसे हो जाएगी? उदासीन हो जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, इस कनेक्शन को तोड़ेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे, तब जाकर इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने एक धनावेशी वस्तु ली थी और यहाँ पर कौन सा आवेश आता है? इस वस्तु पर कौन सा आवेश आता है? ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो यहाँ पर मैंने किसी एक सिंगल वस्तु में आवेशन कराया, किसी एक सिंगल चालक में हमने आवेशन कराया। अब चलिए देखते हैं जब हमारे पास दो चालक होते हैं तो उन दोनों चालकों में हम किस तरह से आवेश उत्पन्न करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि दो वस्तुएं ली हैं, किसी अचालक वस्तु से
स्टैंड के माध्यम से जोड़ रखा है। अब क्या होगा कि जो दोनों चालक हैं इन दोनों में समान आवेश है, एक प्लस और एक माइनस। अब जैसे ही इस चालक के पास में हम कोई धनावेशी छड़ को लाएंगे तो क्या होगा कि इस दोनों वस्तुओं के सारे इलेक्ट्रॉन इस वस्तु की ओर खिंच जाएंगे और सारे के सारे प्रोटॉन उस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस धनावेशी छड़ ने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लिया और प्रोटॉनों को उस तरफ धक्का दे दी। अब जैसे ही इतना होगा तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों का जो कनेक्शन था हम यहाँ से इसको तोड़ देंगे, इस कनेक्शन को हम तोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये जो प्रोटॉन वाली वस्तु थी तो इसके चारों तरफ प्लस का आवेश फैल जाएगा। तो ये वस्तु कैसे हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी। अब इस वस्तु से इनका कनेक्शन तोड़ने के बाद हम इसको भी यहाँ से हटा देंगे और जब इसको हटा देंगे तो इस वस्तु के जो ऋणावेश है वो पूरी वस्तु में फैल जाएंगे। तो ये पूरी वस्तु में समान रूप से इलेक्ट्रॉन फैल जाते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि किन्हीं भी दो अनावेशी चालक को हमने लिया हुआ था, उदासीन चालकों को लिया हुआ था और हमने उन दोनों चालकों में अलग अलग प्रकार का आवेश उत्पन्न कर दिया। तो ये कहलाता है प्रेरक द्वारा आवेशन। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब कर ले अगर आपने नहीं किया है तो, ताकि सभी वीडियोज आपको टाइम पर मिलती रहें।